नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी टेलीविजन में। दोस्तों, भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के हमारे 3 वीडियो पहले आ चुके थे, जिसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में हम लोगों ने एक मूल अधिकार पढ़ा था जिसका नाम था समानता का अधिकार। अर्थात भारतीय संविधान के मूल अधिकार के समानता के अधिकार को हम लोग पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगर स्वतंत्रता के अधिकार को देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या बताया? अनुच्छेद 19 से 22 इन 4 अनुच्छेदों में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब अगर एक अनुच्छेद को देखा जाए, अर्थात अब एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22। अगर अनुच्छेद 19 को देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ अर्थात 26 नवंबर 1949 और जब संविधान लागू किया गया अर्थात 26 जनवरी 1950, उस समय अनुच्छेद 19 में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में कुल स्वतंत्रताएं कितनी है? 6। तो कौन सी स्वतंत्रता हटा दी गई? अब इसको भी पढ़ेंगे कि 7वीं कौन सी थी और इसको हटा दिया। अब अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19, और इसमें कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है या झंडा फहराने का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। तो इन सभी अधिकारों को आज हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। अब अगर अनुच्छेद 19 का पहला पॉइंट देखा जाए तो ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हमें बोलने का और अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 को अगर और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें भी कई पॉइंट है। अगर इसका पहला पॉइंट देखा जाए तो ये कहता है कि हमें अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का पूरा अधिकार है और इससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। अगर इसी का दूसरा पार्ट देखा जाए तो इसी में कहता है अनुच्छेद 19 के 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात जो मीडिया है ये भी अनुच्छेद 19 के 1 में आती है। इसीलिए आप देखिए, प्रेस वाले किसी के सामने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी विचार कर देते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर तीसरा देखा जाए तो इसमें कहता है शांति का अधिकार। कौन सा अधिकार दे रखा है? शांति का अधिकार। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसमें क्या कहता है कि निरायुध और या कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, अर्थात अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके किसी अधिकार का खंडन हो गया स्वतंत्रता में, तो अनुच्छेद 19 1 के अंतर्गत आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। और देखा जाए अगर तो फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, अर्थात फोन टैपिंग को भी इसमें बाध्य किया गया है। तो अनुच्छेद 19 का 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अनुच्छेद 19 के दूसरे को देखा जाए तो ये कह रहा है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को शांतिपूर्वक
और निरायुध अर्थात बिना हथियारों के किसी भी सम्मेलन में जाने का और उसमें बैठक में शामिल होने का अधिकार होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज है कि हड़ताल को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब अगर अनुच्छेद 19 के तीसरे को देखा जाए तो ये कहता है संगम, संघ एवं समितियां बनाने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के राजनीतिक दल, क्लब, संगठन, फार्मा कंपनियां या सह सहायक कंपनियां बनाने का अधिकार है और इससे इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। एनजीओ जो है ये भी इसी में आपके आ जाएंगे, अनुच्छेद 19 के थर्ड में। अगर चौथा देखा जाए तो ये कहता है आबाद संचरण का अधिकार। आबाद का अर्थ होता है बिना किसी रोक टोक के, अर्थात आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कैसे करिए, आपको उससे किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 19 का 4th पार्ट कहता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से अर्थात स्वतंत्र रूप से घूमने के आपके अधिकार को वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कुछ कंडीशन पे इसको रोक दिया जाता है। कैसे? यदि कोई ऐसा स्थल है जहां पर किसी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को संगठित किया जाए या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी विशेष प्रकार की जनजातियों का संरक्षण किया गया है। अब अगर ऐसा कोई क्षेत्र है तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति अबाध रूप से जाता है तो वहां पर उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी बोली यह पूरी तरीके से प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों पर इस प्रकार के अधिकार को रोक दिया जाता है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसा स्थल हो जहां पर हितों का, किसी व्यक्ति के हितों के ऊपर बात आ जाए तो वहां पर भी आबाद संचरण का अधिकार बाधित हो जाता है। अगर आबाद संचरण को देखा जाए तो अगर संचरण को देखें तो ये संचरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। पहला अगर देखा जाए तो देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना या एक राज्य क्षेत्र के किसी एक भाग से किसी दूसरे भाग में जाना, ये कहलाता है देश के अंदर संचरण करने का अधिकार। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये है आपका अपने देश से किसी विदेश अर्थात किसी दूसरे देश में जाना और फिर वहां से लौट करके आना, अर्थात इसमें देश में घूमने का अधिकार और इसमें विदेश में घूमने का अधिकार। तो विदेश में घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं शामिल है। तो ये कहां पर शामिल है? इसको दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आपका विदेश यात्रा का अधिकार। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, और हम इसी अनुच्छेद से लगा देते हैं आबाद संचरण के अधिकार से, और यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। तो विदेश की यात्रा अनुच्छेद 21 और देश के किसी राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण करने या किसी शहर में घूमने, अगर ये आपसे पूछता है तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इसका 5वां कहता है निवास करने या बस जाने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी राज्य के किसी क्षेत्र में भी आपको बस जाने का या निवास करने का अधिकार होगा। अगर निवास को देखा जाए तो निवास भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। अगर पहला देखा जाए तो एक होता है स्थायी निवास, अर्थात किसी स्थल पे जाना, वहां पे घर बनाना और वहां पर जाकर के परमानेंट सेटल हो जाना। और दूसरा कहलाता है अस्थायी निवास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी किसी दूसरे राज्य या दूसरे किसी शहर में जाकर के जॉब लगी, तो वहां जाएगा, कुछ अस्थायी समय के लिए रहेगा और कार्य पश्चात करने के वहां से पुनः वापस लौट आएगा। अब अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 का जो 4th और 5th पॉइंट है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की
क्यों? यहाँ पे संचरण है और कुछ स्थलों पर ही प्रतिबंधित हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ स्थानों पर आपको निवास करने या बसने का भी अधिकार नहीं। कैसे स्थल? यदि कोई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी व्यक्ति के या किसी संगठन के हितों को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वहां पर आपको निवास करने या बसने का अधिकार नहीं होगा। अगर इसका छठा पॉइंट देखा जाए तो ये कहता है कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार, कारोबार या जीविका का अधिकार होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी कुछ विवाद है, कुछ अपवाद है। जैसे यहाँ पर दिया है कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब यहाँ पर कुछ जगह से सीमित कर दिया, जैसे अब आप अपने घर में कट्टा नहीं बना सकते, बंदूकें नहीं बना सकते, बम नहीं बना सकते, विभिन्न प्रकार के हानिकारक हथियार नहीं बना सकते, बारूद नहीं रख सकते हो। अगर इस तरीके का कोई कार्य होता है, कोई कारखाना आप स्थापित करते हो, तो आपको दंडित किया जा सकता है और आपके व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा। या कहीं पर अगर कोई ऐसा कारोबार हो, ऐसा कोई व्यापार हो जहां पर महिलाओं और बच्चों का अधिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो रहा हो, बाधित हो रहा हो, तो उस प्रकार के व्यापार पर भी आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब तो ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 19 के 6 पॉइंट, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि मूल संविधान में इसमें कितने पॉइंट थे? कुल 7। तो 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार जो है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखा जाए तो ये है हमारा अनुच्छेद 20। ये कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि मतलब अपराध को सिद्ध करने के संदर्भ में क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया। अब अगर इस अनुच्छेद को देखा जाए तो इसका पॉइंट कहता है पहला, कोई पूर्वपद कानून नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि अपराध के समय उसने किसी विधि का उल्लंघन किया है या किसी विधि को नुकसान पहुंचाया और उसे वही दंड दिया जाएगा जो उस विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है दोहरी क्षति नहीं। इसका क्या अर्थ है? दोहरी मतलब दो और क्षति मतलब नुकसान, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कोई अपराध किया, 2019 में उसने अपराध किया, 1 वर्ष का कारावास, और 2020 में वो अपने घर वापस आ गया। अब ऐसा नहीं कि फिर उसी अपराध के लिए 2020 में गिरफ्तार कर लिया और बोला आपको 1 साल की सजा दी। नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध के लिए एक बार कोई सजा काट ली है तो उसको उस अपराध के लिए फिर से पुनः दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो स्व अभिशंसन नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए या किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध अर्थात अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये था हमारा अनुच्छेद 20। अब अगर अनुच्छेद 21 को देखा जाए तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर वास्तव में देखें तो हमारे जीवन का अधिकार जो है यही है हमारा संविधान का अनुच्छेद 21। अर्थात 21 कहता है कि भारत में
किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब समय समय पर इस आर्टिकल पे अपवाद भी होते रहे, इसमें संशोधन भी होते रहे। अगर अनुच्छेद 21 को देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में भी कई प्रकार के अधिकार आपको दिए हैं, कई प्रकार के। जैसे अगर देखा जाए तो पहला है आपका निजता का अधिकार। अगर निजता का अधिकार आपसे पूछता है तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। दूसरा अगर देखा जाए तो शयन का अधिकार अर्थात सोने का अधिकार। अगर तीसरा देखा जाए तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार अर्थात कोई व्यक्ति आपको अपशब्द नहीं कह सकता है, आपको गलत नहीं कह सकता है, आपको संदेश में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। क्यों? क्योंकि मनुष्य कोई पशु नहीं है, मनुष्य एक जीवित व्यक्ति है और उसको भी अपने अधिकारों को जीने का पूरी तरीके से अधिकार है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण में रहने का अधिकार। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें तो सार्वजनिक रूप से फांसी लगाने पर प्रतिबंध। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक रूप से फांसी लगाने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने पर प्रतिबंध अर्थात हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है यदि आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है या दंड नहीं लगाया गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अकेले कारावास में न रहने का अधिकार अर्थात किसी व्यक्ति को कारावास में अकेले नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आश्रय का अधिकार अर्थात पेरेंट्स को आश्रय देने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें और भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक बात करने का अधिकार, ये भी किसमें दिया गया है आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 21 में 2002 में एक संशोधन किया गया और ये संविधान संशोधन का 86वां संविधान संशोधन अर्थात 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसको कहा गया अनुच्छेद 21 का, और ये है आपका शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या बंद किया गया? इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और यही अनुच्छेद कहलाता है अनुच्छेद 21 का। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, क्यों? ताकि उसका बुनियादी ढांचा जो है वो पूरी तरीके से मजबूत हो सके। अगर यहीं पर देखा जाए तो जब संविधान के अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया उसी समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भी एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया और यह मूल कर्तव्य भी शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और शायद उत्तर आता है, शायद उत्तर ना आता, और उस क्वेश्चन में हम लोग हमेशा भटक जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के पहले भी भारतीय संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में शिक्षा का प्रावधान था? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक, क्या बताया मैंने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद अगर देखें तो 45, इस मूल भाग में भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में पूछेगा तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21 का
लेकिन अगर मूल संविधान में पूछेगा तो आप कहेंगे भाग 4 और अनुच्छेद 45। ये है हमारा शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है अनुच्छेद 22। ये कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। क्या कह रहा है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर इसको देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 22 में भी कई प्रकार के अधिकार आपको प्रदान किए गए। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे यथाशीघ्र बताना होगा, अगर वो प्रश्न करता है तो, कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। अर्थात बिना सूचना के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो उस व्यक्ति को अपने विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार होगा। विधि व्यवसायी का अर्थ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सीधा अर्थ वकील से है। अर्थात उसे अपने वकील से या वो कोई भी वो व्यक्ति जिसे कानून का ज्ञान हो उससे परामर्श लेने का और अधिकार होगा। क्यों? ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे 24 घंटे के अंतर्गत शामिल करना होगा। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है और उस क्वेश्चन को फंसा देता है। अगर इस 24 घंटे के समय को देखा जाए तो इसमें अवकाश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात अगर किसी दिन अवकाश पड़ गया, चाहे वो वीकेंड वाला अवकाश हो या सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसे उस 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यात्रा के समय को इस समय में काउंट किया जाता है। अगर इसका चौथा पॉइंट देखा जाए तो यदि उस व्यक्ति पर दंडाधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त आरोप नहीं लगाया जाता है तो उसे 24 घंटे के उपरांत तुरंत रिहा कर देना होगा। तो ये है संविधान का अनुच्छेद 22। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुछ कंडीशन में अनुच्छेद 22 भी पूरी तरीके से कैसे? यदि कोई व्यक्ति है और वह विदेशी नागरिक है और भारत में किसी प्रकार से रह रहा गुप्त तरीके से, तो उसे अब नहीं बताया जाएगा गिरफ्तार करने के बाद कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। यदि कोई व्यक्ति है वो अवैध हथियारों को रखे हुए अवैध तरीके के कार्य कर रहा है तो उसको भी गिरफ्तार करने के बाद में बताया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुच्छेद हमारा क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।